बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, इंग्लिश का सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं हम। इसमें वो टेस्ट नंबर 14 चेक करना है पहले, फिर लेसन नंबर 8 का चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस का तारुफ करवाऊँगा। जैसा कि मैंने कल बताया था, चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, मुमकिन है कई दिन लग जाएं उसको। तो आइए फिर पहले टेस्ट चेक कर लें। टेस्ट नंबर 14, नंबर 1 पे आ जाएं। सेल्फ एविडेंट, बिल्कुल क्लियर, ऑब्वियस को कहते हैं। चार्ली। क्रम्पल्ड, नंबर 2 पे मैंने बताया था ना, टेढ़े मेढ़े हो जाना, नोटों का वो बॉल बन चुका हुआ है, गुच्छू मुच्छू हो जाना, क्रीज्ड हो जाना, तो इसका बीटा और रम्पल्ड। ग्रेव यहाँ कॉन्टेक्स्ट में संजीदा है, अल्फा और अर्नेस्ट। 4 सॉलमली, बड़ी संजीदगी के साथ, चार्ली और सोबरली। अलार्म, अलार्म का माना खतरा होना। अल्फा और ड्रेड, एंग्जाइटी, परेशानी, नर्वसनेस, चार्ली। ऑफुल, खौफनाक, बीटा और अपालिंग। गैदर्ड, अंदाज़ा लगाया। वैसे तो इसमें कंक्लूडेड भी काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन उस से ज़्यादा बेहतर कंजेक्चर्ड है, गेस्ट। अल्फा और गेस्ट, अगर ये कंजेक्चर्ड ना होता तो आप कंक्लूडेड को भी कर सकते थे। नंबर 9 पे आ जाए। इम्प्लाई, इम्प्लाई होता है इशारा करना, किनाया करना, तो बीटा और सजेस्ट। 10 प्रॉम्प्टेड, उकसाना, बीटा और प्रोवोक्ड। सिपल्क्रल, तो ये ग्लूमी, सैड, जैसे मुर्दों की होती है। शैम्बर्ड, बड़े ही कमज़ोर कदमों से, ऑकवर्ड कदमों से, जैसे घसीटते हुए आ रहे हों पाँव, इस तरह से दाखिल होना। अल्फा और शफल्ड। ट्रांजैक्ट, लेन देन करना, बीटा और ट्रेड। नेक्स्ट आ जाए 14 पे। रेटल्ड, शुरू में था चैप्टर के स्टार्ट में। कंफ्यूज्ड, चार्ली और कंफ्यूज्ड। टिमिडली, सहमे बिल्कुल कमज़ोरी के साथ। तो टाइमोरियसली यानी ट्रेम्बलिंगली, कांपते हुए, टाइमोरियसली। ये आपका टेस्ट चेक हो गया। अब आ जाएं आगे लेसन की तरफ। चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस, लेसन नंबर 8। गैलिसियात्सो संतीनी, इसमें जेड में जो पहला जेड है, ये चूँकि इटालियन है लफ्ज़, इसमें टी की आवाज़ भी हल्की सी आएगी, जैसे पिज़्ज़ा में नहीं पिज़्ज़ा कहते हैं, इस तरह से होगी। तो टाइटल से आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि चीन अपनी तरक्की की राह पर गामज़न। स्टूडेंट्स, आज जो चीन का आपके जहन में तस्वर आ रहा है, ये इस ऐसे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगरचे ये उसी की कंटिन्यूएशन है, तो जब आप ऐसे पढ़ रहे होंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, या कम से कम चंद चीज़ें आपको मौजूदा चाइना से बिल्कुल कंट्राडिक्टरी नज़र आएंगी। तो वो पॉलिसीज़ की चेंज होती है वक्त बदलने के साथ साथ। अगर पॉलिसीज़ चेंज कर ली जाएं तो अडेप्टेबिलिटी रहती है और एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस जारी रहता है, वो बेहतर होता है। क्योंकि ये एक तरह का इकोनॉमिकल, सोशल, बल्कि हिस्टोरिकल ऐसे भी है, इसलिए आपको मुश्किल पेश आ सकती है। कुछ टर्म्स आएंगी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे नाआशना होंगे। मसलन कम्युनिज़म या सोशलिज़म क्या है, कैपिटलिज़म क्या है, ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इन दो लफ्ज़ों को, यानी कैपिटलिज़म और सोशलिज़म या कम्युनिज़म, तकरीबन एक चीज़ें हैं। तो कैपिटलिज़म और सोशलिज़म में फ़र्क मैं बाद में हल्का सा बताऊंगा, चूँकि आपको बहुत ज़्यादा समझ आनी नहीं, सिर्फ उनको आएगी जिनको इंटरेस्ट है इसमें। पहले हल्की सी चीन की हिस्ट्री पे नज़र दौड़ा लें। चीन सदियों से बादशाहत
के निज़ाम के तहत ही रहा और इसकी बड़ी अज़मत की दास्तानें हैं। लेकिन 1912 में फिर बादशाहत को ख़त्म कर दिया गया और यहाँ रिपब्लिक ये बन गया, यानी जमहूरिया बन गया, रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाने लगा। उसके बाद आलमी जंग भी छिड़ी, फिर इस पर बहुत सारे दीगर मुल्कों का फ़ौरन असरात भी रहे और आपस में खाना जंग भी बड़ी शदीद जारी रही। रूस, जापान, अमेरिका, सारे मुल्कों का इस पर असर रहा। आखिरकार पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आया और ये आया 1949 में। तो यूँ कहिए कि 1949 में सही मानों में माओ ज़ेतुंग की क़यादत में ये मॉडर्न चाइना वजूद में आया। तो आपका ऐसे मौजूदा ऐसे इसका अहाता करेगा और ये बहुत पहले लिखा गया है। आज का चाइना इससे मुख्तलिफ है। तकरीबन आज़ादी के शायद 25 साल बाद, 26 साल बाद ये लिखा गया, जैसा कि अल्फाज से ज़ाहिर है। तो ये 20वीं सदी में 70s में कहीं ये मज़मून लिखा गया है। अब आइए उन दो लफ्ज़ों की तरफ। तो स्टूडेंट्स, वेस्टर्न निज़ाम जो है वो कैपिटलिज़म कहलाता है, सरमायादाराना निज़ाम। कैपिटल सरमाया को कहते हैं। इसमें सोर्सेज ऑफ वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा इन जमहूरियतों में अवाम के पास होते हैं और अवाम अमीर से अमीर तर भी हो सकते हैं और गरीब से गरीब तर भी हो जाते हैं। पूरे वेस्ट का, अमेरिका का ये निज़ाम है। तो 20वीं सदी के ख़ासकर मिड में रशिया और चाइना में सोशलिज़म आया। यहाँ सोर्सेज ऑफ वेल्थ जो हैं, यानी आमदनी के ज़राए, वो सारे के सारे स्टेट के पास होते हैं, रियासत के पास होते हैं। फ़र्द जो है, इंडिविजुअल जो है, उसको कुछ सहूलियात दे दी जाती हैं ज़रूरी। यहाँ इकनॉमिक इक्वालिटी ज़रूर होती है, सबको बुनियादी ज़रूरियात मिलती हैं, सियासी आज़ादी नहीं होती। तकरीबन एक पार्टी ही हुकूमत कर रही होती है। तो यही निज़ाम चाइना में राइज रहा है और अब भी तकरीबन है, अगरचे अब उसमें कुछ जमहूरी चीज़ें आ चुकी हैं वक्त बदलने के साथ साथ। तो अब आते हैं हम ऐसे की तरफ। तो हुआ क्या, 1942 में जब मौजूदा से मुराद है उस वक्त की हुकूमत, माओ ज़ेतुंग जो चेयरमैन थे, मुल्क के, और चो एन लाई जो वज़ीर आज़म थे, ये क़यादत आई और बड़ा खूनी इनकलाब आया। कुछ 4-5 करोड़ लोग मरे थे पिछले 10-12 सालों में। फिर जाके ये निज़ाम आया। तो इन्होंने जब नए निज़ाम की दाग बेल डाली तो चीन को बहुत ज़्यादा तरक्की दिलाई, बड़ी तेज़ी से तरक्की दिलाई माओ ज़ेतुंग की क़यादत में। लेकिन दुनिया वालों ने इसके साथ बड़ा स्टेप मदरली सलूक किया। इसको काफ़ी अरसे तक अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर तक नहीं बनने दिया गया। फिर जो यकदम जब चाइना इस दुनिया में सतह पे आया, सामने आया, तो लोगों की आंखें खुलीं। तो पहला पैरा इसी चीज़ का अहाता कर रहा है कि अब तमाम वेस्टर्न ममालिक बड़ी तेज़ी से चीन को तस्लीम करने के लिए लाइनें लगाए हुए हैं। ये बताने के बाद आगे मुसन्नफ़ हमें बताते हैं कि उसकी तरक्की का राज क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताने के बाद तो एक वो कुलिया बता रहे हैं, और वो ये है कि हर चीनी अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि सब के लिए काम करता है। तो दूसरे पेज 30 पे आएगा डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। ये है उनका राज। तो इकोनॉमी उनकी गैर मरकूज़ है, हर कोई सब के लिए मेहनत कर रहा होता है। इक्वल आवर्स, वर्किंग आवर्स हैं। सैलरी क्वालिफ़िकेशन के लिहाज से मुख्तलिफ हो सकती है। तो पूरा का पूरा मुल्क इसमें ऑर्गेनाइज्ड है। शहरों में इंडस्ट्री और देहातों में कम्यून, ज़री कम्यून वजूद में आए हुए हैं। वहाँ भी मर्दों और औरतों की सबकी ड्यूटियाँ हैं। वो स्टेट के लिए यानी चाइना के लिए काम करते हैं और फिर आगे से रिटर्न में रियासत उनको सारी की सारी फैसिलिटीज़, बेसिक कम्युनिटीज़, बेसिक नेसेसिटीज़ वो पूरी करती है। और वहाँ 25 सालों में ही इस कदर खुशहाली आ गई है कि
चीन वाले सोच रहे हैं, हमें बैकग्राउंड में जाके ये पढ़ना पड़ेगा ना, ऐसे सोच रहे हैं कि हम दुनिया वालों के लिए भी यही सहूलियात लेके आए जो हम अपने लिए लेके आए हैं। ये मुख्तसर सा तारुफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो ये बोरिंग हो जाएगा। आखिरी हिस्सा चैप्टर का आसान है, पहले 1.5 से 2 पेजेस ज़रा मुश्किल होंगे, हिम्मत करना है आपने। बाद वाले हिस्सों में तो वो औरतों की ज़िंदगी, मज़दूरों की ज़िंदगी, किसानों की ज़िंदगी, स्टूडेंट्स की ज़िंदगी कैसे है ये तज़किरा हो रहा है, इसलिए वो काफ़ी ईजी है। अब भाई ये मैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की बात कर चुका हूँ, तो चाइना में कौन सा निज़ाम है? सोशलिज्म है। अगर आप अपने मुल्क पर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो याद होगा भुट्टो साहब भी उन दिनों जब 71 का इलेक्शन हुआ, इनकी पीपल्स पार्टी उससे पहले वजूद में आ चुकी थी, तो इन्होंने भी यही नारा लगाया था कि मैं रोटी कपड़ा और मकान दूंगा। इनका नारा ये था कि इस्लाम हमारा मज़हब होगा, जमहूरियत हमारी पॉलिटिक्स होगी और सोशलिज़म हमारी इकॉनमी होगी, मईशत होगी। इस तरह से हम मुल्क को चलाएंगे। इसलिए उस वक्त बहुत ज़्यादा लोग मगरबी पाकिस्तान में स्पेशली लोग भुट्टो साहब के हक़ में थे और उन्होंने वोट दिए थे, क्योंकि बेसिक जो नेसेसिटीज़ है पूरी करने का वादा किया था और उन्होंने काफ़ी इसके लिए काम भी किया था। अब हम पढ़ते हैं लेसन, आइए। चाइनाज़ वे टू प्रोग्रेस, चीन तरक्की की राह पर गामज़न फॉर 22 ईयर्स। अब साथ साथ ही कैलकुलेट करते जाएं, यानी 1949 में जब ये एक तरह से आज़ाद हुआ तो उससे 22 प्लस कर लें तो 71 हो जाएंगे ना, तो 1971 तक। तो फॉर 22 ईयर्स चाइना ले फॉरगॉटन, ले पड़ा रहा, लाई ले लेन, फॉरगॉटन भुलाया हुआ, एंड वाज इवन कन्फ्यूज्ड विद द स्मॉल आइलैंड, हत्ता के इसको गडमड किया गया, मिक्स कर दिया गया। दुनिया वालों को ये नहीं पता था कि चीन अलग से मुल्क है, आइलैंड जजीरा, इसको एक छोटे से जजीरे से गडमड किया जाता रहा। 22 साल तक चीन को बुलाया गया, हत्ता के इसे एक जजीरे के साथ खलत मलत कर दिया गया। वन ऑफ इट्स प्रोविंसेस, जो इसका अपना ही एक सूबा था। एंड द फ्लेक्सिबल चाइनीज़ बैम्बू कर्टन, फ्लेक्सिबल लचकदार, इलास्टिक, बैम्बू बांस का, कर्टन पर्दा, ये मैं थोड़ी देर बाद वाज़े करता हूँ, पहले आप लफ्ज़ी तर्जमा कर लें। एंड द फ्लेक्सिबल चाइनीज़ बैम्बू कर्टन, और चीनियों का लचकदार बांस का पर्दा, बांस की तीलियों से बनने वाला पर्दा, वाज काउंटर्ड मुकाबले में जवाब देना, एक तरह से अपोज करना ही होता है, उसका जवाब दिया गया बाई अ वेस्टर्न कर्टन, मगरबी पर्दे से, ऑफ अ रिजिड डिसरिगार्ड, रिजिड हार्ड, ये फ्लेक्सिबल का उलट हो गया ना, सख्त यानी इनफ्लेक्सिबल, डिसरिगार्ड तवज्जो ना देना। अब आइए इन लफ्ज़ों की तरफ। तो आप अब भी गौर कर रहे होंगे चीन की पॉलिसी बड़ी काम और पीसफुल सी है। इन दिनों तो थोड़ा सा इंडिया के साथ फड्डा पैदा हो रहा है, 1960s में भी हुआ था थोड़ा सा, लेकिन मजमूई तौर पर वो जंगों में हिस्सा नहीं लेता, चुपके से काम करते चले जाते हैं और अब पूरी दुनिया की मार्केट पे हर लिहाज से छाए हुए हैं। वेस्ट इससे खौफज़दा है इस वक्त भी। तो जब ताज़ा ये आज़ाद हुआ था, अरचे बड़ी मौज़ेतों की बड़ी सख्त पॉलिसी थी, लेकिन जहाँ तक फॉरेन रिलेशनशिप का ताल्लुक़ था तो इन्होंने एक फ्लेक्सिबल बैम्बू कर्टन अडॉप्ट किया हुआ था। अब बैम्बू कर्टन से मतलब है लचकदार पॉलिसी, और लचकदार से है कि जो भी आए हम उसको वेलकम करेंगे, हम किसी से भी ताल्लुक़ ख़राब नहीं करना चाहते, हर किसी से अपना ताल्लुक़ उस्तवार करना चाहते हैं। ये उनकी लचकदार बांस की तीलियों वाला पर्दा था, बांस वाला पर्दा था। तो इसके लिए अब लफ्ज़ याद रहेगा बैम्बू कर्टन। तो ये उनकी जो उन्होंने पोस्चर दिया दुनिया वालों को, उस पॉलिसी का नाम है। और रशिया के लिए आयरन कर्टन का लफ्ज़ यूज़ होता था कि सख्त पॉलिसी, लचकदार ना हो। तो दुनिया वालों ने
मगरब वालों ने स्पेशली बड़ी सख्त अदम तवज्जही का इजहार किया, अदम तवज्जही से पेश आए चीन के लचकदार बैम्बू कर्टन के मुकाबले में। तो स्टूडेंट्स ये जुमला समझ आ गया होगा। ये जो टुकड़ा लेटर, ये हिस्सा मुश्किल था कि चीन की लचकदार बांस वाली पर्दे वाली पॉलिसी का जवाब मगरब वालों ने बड़ी सख्त अदम तवज्जही वाले पर्दे से दिया। देन सडनली, फिर क्या हुआ अचानक, दैट 1/4 ऑफ मैनकाइंड, दुनिया की 1/4 इंसानियत। ये क्यों कहा गया 1/4? क्योंकि आबादी के लिहाज से चीन तब भी और अब भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तो 1/4 दुनिया की आबादी एनक्लोज्ड, जो एनश्राइंड है, बंद है, इन द वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री, दुनिया के तीसरे बड़े मुल्क में। तब रशिया सबसे बड़ा इलाके के एतबार से आज भी सबसे बड़ा मुल्क है, दूसरे नंबर पे अमेरिका, और फिर ये चाइना आता है। तो दुनिया की 1/4 आबादी जो दुनिया के तीसरे बड़े मुल्क में मौजूद है, वॉज ब्रॉट आउट ऑफ द मेमोरी एटिक, उसको याददाश्त के खाने से बाहर निकाला गया। मेमोरी हाफजा, याददाश्त, और एटिक छत के कमरे को कहते हैं। यानी पहले कहीं मेमोरी में नीचे छुपा हुआ था चीन, अब लोगों के हाफजे में नीचे से ऊपर लाया गया। विद द लाउड बैंग, एक बुलंद धमाके के साथ, एक्सप्लोजन के साथ, पूरी दुनिया में चीन धमाके के अंदाज में उभरा और लोगों को एहसास हुआ कि ये मुल्क भी एक है और इसे लिफ्ट करवानी चाहिए। द चाइनीज़ मे हैव इंट्रोड्यूस्ड द स्माइल पॉलिसी। मुसन्निफ कह रहे हैं ये भी मुमकिन है कि चीनियों ने इंट्रोड्यूस्ड, राइज करना, इनिशिएट करना, स्माइल पॉलिसी, वही मुस्कुराहट वाली पॉलिसी, हर किसी को मुस्कुराहट देना, हर किसी को वेलकम करना, जिसे ऊपर फ्लेक्सिबल चाइनीज़ बैम्बू कर्टन कहा गया है, यहाँ वही स्माइल पॉलिसी है। हो सकता है चीनियों ने भी, हो सकता है क्या, यकीनी तौर पर चीनियों ने स्माइल पॉलिसी का आगाज़ किया हो, बट द ऑक्सीडेंटल्स सर्टनली लॉन्च द वार्म हग। लेकिन अब जो है उधर से पहला कदम लिया जा रहा है। ऑक्सीडेंटल्स मगरबी, वेस्टर्नर्स, मशरकियों को ओरिएंटल कहते हैं और मगरबियों को ऑक्सीडेंटल्स कहते हैं। लेकिन मगरबी लोगों ने सर्टनली, यकीनन, लॉन्च्ड, आगाज़ किया, स्टार्टेड द वार्म हग, ये गर्मजोशी वाली हग, एम्ब्रेस। लेकिन अब वही मगरब वाले जो पहले चीन को लिफ्ट नहीं करवा रहे थे, 22 साल तक नज़रअंदाज किए रखा, वो अब चीन को बढ़ बढ़ के गले लगा रहे हैं। उन्होंने अब एम्ब्रेस वाली पॉलिसी का आगाज़ किया हुआ है, अगरचे चीनी भी आगे से मुस्कुरा रहे हैं। द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर टू पीकिंग, पुराना नाम पीकिंग होता था, आजकल बीजिंग कहते हैं, जो चाइना का कैपिटल है। द क्राउड ऑफ ऑफिशियल विजिटर टू पीकिंग, तो सरकारी मेहमानों का जो हजूम पीकिंग में आ रहा है, अब धड़ाधड़ मगरब से लोग आ रहे हैं। परफॉर्मिंग अ डिवोटेड क्वाजी पिलग्रिमेज, स्टूडेंट्स लफ्ज़ मुश्किल हैं। डिवोटेड, डेडिकेटेड, वक्फ शुदा, खुशू व खुजू के साथ, क्वाजी नीम, सो टू से, पिलग्रिमेज हज, ज़ियारत, यात्रा। अब मगरब वाले लोग चीन भला किस अंदाज से आ रहे हैं? जैसे कोई यात्रा करने आ रहे हों, जैसे कोई हज करने जाता है, जैसे कोई मुक़द्दस जगह की ज़ियारत करने आता है। तो उन सरकारी मेहमानों का हजूम जो चीन में अब नीम यात्रा करने के अंदाज में आ रहे हैं, इज़ नाउ मोर न्यूमरस, उनकी तादाद अब ज़्यादा है देन द बटालियंस ऑफ ट्रेडर्स। बटालियन फौजी टर्म है, ट्रेडर ताजर,
उन ताजरों की बड़ी बड़ी बटालियन से, यानी तादाद में सरकारी मेहमान थोड़े होते हैं, लेकिन उन मेहमानों की तादाद अब उन लोगों से भी ज़्यादा है who go twice yearly to the traditional Canton Fair, जो साल में 2 मरतबा ट्रेडिशनल कैंटन फेयर पे जाते हैं। ट्रेडिशनल रवायती कैंटन फेयर, आज भी वहाँ मेला लगता है। चीन बहुत बड़ी मार्केट हमेशा से रहा है, लोग वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते रहे हैं। तो मुसन्नफ़ कह रहे हैं कि 2 साल में 2 मरतबा जो रवायती कैंटन फेयर लगता है, वहाँ जितने लोग ताजरों की आती है उससे भी ज़्यादा तादाद अब सरकारी मेहमानों की आ रही है पीकिंग में, जो इस अंदाज से आ रहे हैं जैसे कोई ज़ियारत करने आ रहे हों। 73-year-old चौवन लाई, ये उनके वज़ीर आज़म थे उस वक्त के। तो 73 साला बूढ़े चौवन लाई विल एंड अप, ख़त्म हो जाएंगे, डिसलोकेटिंग हिज राइट हैंड, उनका दायां हाथ उखड़ जाएगा। इफ़ ही गोज़ ऑन शेकिंग इट, अगर उसने इसी तरह ये हाथ मिलाना जारी रखा एट द प्रेजेंट रेट, मौजूदा शरह से, विद डेलीगेशंस, उन वफदों के साथ, डेलीगेशन वफूद के साथ, जो वफद आते हैं, रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल एट अ टाइम, जो बेक वक़्त सैकड़ों की तादाद में होते हैं। तो स्टूडेंट ज़रा इमेजिन कर लें कि एक वफद आया, मसलन जर्मनी से आया, बरतानिया से आया, तो 100-150 की तादाद है, लाइन में खड़े हैं। यहाँ से वज़ीर आज़म ने उनसे सबसे तारुफ़ करना है। वज़ीर आज़म चौवन लाई हाथ मिला रहे हैं, और हाथ भी ये जो सरकारी मेहमान होते हैं परे खड़े होकर एक दूसरे से डिस्टेंस पे काफ़ी अकड़ के मिलाते हैं और काफ़ी देर हिलाते रहते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ में इनकी मुलाकात कहीं प्रोग्राम्स में। तो मुसन्नफ़ कह रहे हैं कि अगर चौवन लाई 73 साला बूढ़ा अगर इसी रफ्तार से आने वाले वफदों के साथ हाथ मिलाते रहे, और जिनमें वफदों की तादाद सैकड़ों में होती है अब यक वक्त, तो क्या होगा, उनका दायां हाथ उकड़ कर गिर जाएगा। हिज आइज़ ब्लाइंडेड, उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी। बाय द कॉन्स्टेंट फ्लैशिंग ऑफ द ऑफिशियल सोवीनियर फोटोग्राफर्स, कॉन्स्टेंट मुसलसल, फ्लैशिंग रोशनी पड़ना, ऑफिशियल सरकारी, सोवीनियर यादगारी टोकन के तौर पर, फोटोग्राफर्स फोटोग्राफर जो तस्वीरें लेते हैं, तो वो जो कैमरे होते हैं मीडिया वाले, उनकी लाइटें पढ़ के मुसलसल उनकी आंखें अंधी हो जाएंगी, वो जो यादगारी तस्वीरें ले रहे होते हैं। द क्यू ऑफ कंट्रीज़, क्यू कतार, उन मुल्कों की कतार, ऑन द वेटिंग लिस्ट, जो इंतज़ार करने वाली लिस्ट पे अब मौजूद हैं। अब बारी नहीं आ रही, लोग पहले 25 साल तक 22 साल तक नज़रअंदाज किए रखा, और अब रश लग गया है। ऑन द वेटिंग लिस्ट टू रिकग्नाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अवामी जमहूरिया चीन को रिकग्नाइज, ये सरकारी तौर पर ऑफिशियली तस्लीम किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स पे दस्तखत होते हैं और सफारत खाने खुलते हैं, उनके हुकूक मिल जाते हैं। मसलन जैसे पाकिस्तान ने अभी तक इज़राइल को तस्लीम नहीं किया हुआ, क्योंकि हमारा उनसे इख्तलाफ है, तो उस वक्त तक भी 22 साल तक अक्सरियत ने चीन को तस्लीम नहीं किया था। फिर अब तस्लीम करने के लिए उनके वफूद आ रहे हैं, जो बैक वक़्त सैकड़ों की तादाद में होते हैं। तो उनकी जो कतार है वो इज़ ग्रोइंग लार्जर, अब रोज़ बरोज़ कतार लंबी होती जा रही है, बड़ी हो जाती है। विद अ माउंटिंग अवेयरनेस, माउंटिंग ऊपर चढ़ना, बढ़ती हुई, इंक्रीजिंग, अवेयरनेस एहसास, आ गई, नॉलेज, ऑफ द एब्सर्डिटी, एब्सर्डिटी हमाकत, इर्रेशनैलिटी, इलॉजिकलिटी, कि इस हमाकत का एहसास हो रहा है ऑफ द पास्ट, माजी में। दोबारा पढ़ने इस हिस्से को। द क्यू ऑफ द कंट्रीज ऑन द वेटिंग लिस्ट टू रिकग्नाइज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अवामी जमहूरिया चीन को तस्लीम करने के लिए इंतज़ार करने वाले मुल्कों की जो लिस्ट है, इज़ ग्रोइंग लार्जर विद द माउंटिंग अवेयरनेस ऑफ द एब्सर्डिटी ऑफ द पास्ट ओब्लिवियन। तो वो इस एहसास से वो लिस्ट
रोज़ बरोज़ बड़ी होती जा रही है, ऑफ द पास्ट ओब्लिवियन, ओब्लिवियन फॉरगेटफुलनेस, कि माजी में हमने चीन को भुलाए रखा है, ये बड़ी ज़्यादती की है हमने। तो इस एहसास से वो अब लिस्ट बड़ी लंबी होती चली जा रही है। और अ पॉलिटिकल गिल्ट कॉम्प्लेक्स, पॉलिटिकल सियासी गिल्ट कॉम्प्लेक्स, एहसास जुर्म, या अब मगरब वालों को, दीगर ममालिक को ये एहसास जुर्म हो चला है फॉर हैविंग केप्ट चाइना आउट ऑफ द UN, कि हमने चीन को अक़वाम मुत्तहिदा से भी बाहर रखा फॉर अ लॉन्ग टाइम, इतनी देर तक। तो इतनी देर तक चाइना को अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर तक ना बनने दिया गया। इस एहसास गुनाह पर, एहसास जुर्म पर और माजी के निसियान की हमाकत पर वो लिस्ट अब बड़ी होती जा रही है। तो स्टूडेंट साहब ने देख लिया कि इस चैप्टर का मूड, इसका मिजाज मुख्तलिफ है। बस ये 2-3 लाइनें पढ़ के फिर बस करता हूँ, बाकी कल पढ़ेंगे। इसी स्पीड पे ये ऐसे पढ़ा जाएगा, परेशान नहीं होना। इसमें अल्फाज आएंगे, क्वेश्चन तो ज़रा शॉर्ट क्वेश्चन बड़े थोड़े बना करेंगे। चाइना इज़ नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड, अब दुनिया में चीन एक फ़ैशन बन चुका है, दुनिया भर में चीन फैशन बन चुका है। ये देखें, ये ऐसे मेंबर 1972 में बना है, 72 या 73-4 में ये ऐसे लिखा गया होगा। तो अब कितना अरसा हो चुका है इस सब कुछ को भी, तो 50 ईयर्स के करीब तकरीबन होने वाले हैं, लेकिन अब भी चीन उससे भी आगे बढ़ रहा है। तो चाइना इज़ नाउ द फैशन अराउंड द वर्ल्ड, चीन दुनिया भर में एक फैशन बन चुका हुआ है। एंड इन नो अनसर्टन टर्म्स, और ये कोई गैर यकीनी टर्म्स में नहीं, टर्म्स अल्फाज, यानी यकीनी मानों में वो एक फ़ैशन बन चुका है। ऐसे नहीं कोई रेटरिक हो, कोई लफाजी हो, बल्कि डेफिनेटनेस है इसमें। एवरीवेयर, ज़रा तवज्जो से, ये जुमला फिर मुश्किल आ रहा है। एवरीवेयर, हर जगह, पॉलिटिशियंस, सियासतदान, ऑफ द मोस्ट कंसर्वेटिव बैकवर्ड, रजत पसंद, पुराने ख्यालात वाले, कदामत परस्त। एंड अगला जो लफ्ज़ है उसका तलफ़्फ़ुज़ ज़रा मुश्किल होगा, बोरजवा पढ़ना है आपने, लिखना बे वाओ रे 3 नुक्तों वाली ये, फिर वाओ और फिर अल्फ। तो माना इसका क्या होता है? मिडिल क्लास। दोबारा पढ़ें इस सेंटेंस के टुकड़े को। एवरीवेयर, हर जगह, पॉलिटिशियंस ऑफ द मोस्ट कंसर्वेटिव एंड बोरजुआ काइंड, तो पुराने ख्यालात वाले और मिडिल क्लास के सियासतदान, आर अटेम्प्टिंग, कोशिश कर रहे हैं, टू रीबिल्ड फॉर देमसेल्व्स, कि अपने लिए एक बार फिर से तामीर कर सकें, अ कंप्रोमाइज्ड करियर, एक मुफाहमाना सुलह वाला पेशा, सियासी पेशा फिर से तामीर कर सकें, बाय सिंगिंग द प्रेजेज ऑफ माओ ज़ेतुंग की पॉलिसियों की तारीफ़ों के गीत गा गा के। बेटे मैं बता चुका हूँ आपको ना कि यहाँ भी हमने नारा लगाया था कि हम चीन का निज़ाम लाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इस हिस्से की तशरीह करने की कोशिश करता हूँ कि वो सियासतदान जो पहले लोगों में अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं, अब फिर से अपने लिए ट्राइंग टू रीबिल्ड देयर कैरियर, सियासी कैरियर को फिर से तामीर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम वो वाला निज़ाम लाएंगे जो चौ एन लाई और माओ ज़ेतुंग चाइना में लेके आए हुए हैं, और इस तरह लोग उनके हक़ में होते जा रहे हैं। और एक बार फिर मिसाल दूंगा कि इसी बिना पर भुट्टो साहब ने यहाँ एक बड़ी स्वीपिंग विक्ट्री हासिल की थी। तो वो माओ ज़ेतुंग के तारीफ़ों के गीत गा गा के अपने लिए एक बार फिर अपना सियासी करियर तमीर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत तवज्जो से इस चैप्टर को तैयार करना। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।